हाँ तो भाई कैसे हो? क्या हालचाल है आप सभी के? और लिंचमैन एकेडमी पे आपका स्वागत है। राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे इस पे। और ज्योग्राफी में भी हम क्या कर रहे थे भाई? झीलें झेल रहे थे क्या? तो झीलों के अंदर एक रिवीजन ले लेते हैं हल्का सा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं ना। हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था कल? रंग सागर से पढ़ना स्टार्ट किया था भाई, है ना। पूरा रिवाइज मैं करवा दूंगा आपको, और रिवीजन क्लासेस भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप किसी भी चीज़ की टेंशन ना लें। चीज़ें बढ़िया से ही पढ़ेंगे। रंग सागर झील के बारे में हमने क्या देखा था? ये फ्रेश वाटर लेक है, इसको अमरकुंड भी कहते हैं। ये किसको कनेक्ट करती है? पिछोला और स्वरूप सागर को कनेक्ट करती है। अमर सिंह बड़वा नाम के आदमी ने इसको बनवाया था 1668 के अंदर। सिंपल सी बात है, इतना ही ध्यान रखो इसके बारे में। फिर उसके बाद में बड़ी झील है। बड़ी झील जो है इसको जाना सागर भी कहते हैं, जियान सागर भी कहते हैं। और फ्रेश वाटर लेक ये भी है, क्योंकि हम फ्रेश वाटर लेक से ही पढ़ रहे हैं। सारी खारी खत्म करके आ चुके हैं। कौन सी थी भाई खारी, याद है क्या आपको? साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, ऐसे करके कुछ देखा था हमने। और फिर उसके बाद में क्या बताऊं मैं इसको, कि महाराणा जो राज सिंह है, मेवाड़ के महाराणा, उनकी जो माता है ज्ञान कंवर, उनकी याद के अंदर इस झील का निर्माण करवाया गया था। यानी कि आर्टिफिशियल लेक है। और जहाँ पे करवाया गया था वहाँ पे बाहुबली हिल्स भी है, आपको पता है। एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड। हाँ जी। तो मैं क्या बात कर रहा था कि ये जो बाहुबली हिल्स है, ये भी इसके अंदर है। घूमने के लिए बढ़िया जगह है भाई, तो आपको ध्यान होना चाहिए बाहुबली हिल्स कहाँ पे है। उदयपुर में है। यहाँ पे एक महसीर करके एक फिश की जो प्रजाति है वो भी पाई जाती है। राजस्थान का पहला क्या है यहाँ पे? फिश, फिश सेंचुरी, जिसको क्या कहेंगे, मत्स्य अभ्यारण्य कहेंगे इसको, है ना। फिर उसके बाद में हमने उदय सागर देखी थी। उदय सागर में क्या याद रखना है, खाली की उदय सिंह ने बनवाई थी। और उसके बाद में आयड बेडच वाली बात है, ये आपको बहुत पहले से पता है। नक्की झील की बात करी थी। नक्की झील कहाँ पे है? उड़िया के पठार के ऊपर है। विवर्तनिका झील का एग्जाम्पल है। टेक्टोनिक लेक, यानी कि ऐसी लेक जिसका क्या है, प्राकृतिक घटनाओं की वजह से निर्माण हुआ हुआ ना। प्राकृतिक घटनाओं की वजह से, ड्यू टू नेचुरल एक्टिविटीज या नेचुरल कैलेमिटीज कह सकते हैं। तो कालडेरा लेक क्या होती है आपको पता ही है, कि एक झील जो होती है, झील नहीं, ज्वालामुखी जो होता है वहां पे क्या बन जाए, एक बड़ी गर्त बन जाए। अब ये गर्त से मतलब है कालडेरा या फिर क्रेटर किसको कहते हैं? किसी एक गर्त को कहते हैं। जरूरी नहीं है कि वो उसकी वजह से बने। ज्वालामुखी उद्गार से हो सकता है, वो किसी उल्का पिंड के गिरने से बन जाए। वो हम आगे देख भी लेंगे। सॉरी। हाँ। तो फिर हमने डायग्राम में क्या देखा था, कि डायग्राम में देखा था कि ये सबसे ऊंची झील है, 1200 मीटर ऊंची है। 35 मीटर गहरी झील भी है। सनसेट पॉइंट है, हनीमून पॉइंट है, कॉड रॉक है, नन रॉक है, नंदी रॉक है, ऐसे करके रॉक्स भी देखी थी, जिसको आप याद कर सकते हैं इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है। और कैसे बनी थी? ये नाखूनों से, कुरेशने से बनी थी। किसने बनाई थी? भगवान ने, देवताओं ने बनाई थी, बालम रसिया, है ना। और उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें भी है, जैसे राम कुंड, राम झरोका, रघुनाथ जी का मंदिर, नहीं मंदिर है भाई, रघुनाथ मंदिर हो गया, हाथी गुफा, चंपा गुफा, ऐसे करके काफ़ी सारी चीज़ें हैं। विवेकानंद जी ने भी यहाँ पे तपस्या करी थी, या फिर मेडिटेशन करा था। तो करते हो क्या आप भी मेडिटेशन? यह झील जो है वो, उसके अंदर क्या है, कारा जो ग्रास है, एक घास है एक प्रकार की, जो इसको दूषित करके बैठी है। और इसके बाद में हमने देखा था कि कुंवारी कन्या का भी मंदिर यहाँ पे है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, आगे आ भी जाएगी वैसे, गरासिया वाली बात। गरासिया ट्राइब जो होती है वो अपने ऐश को इमर्स करती है। कोई मर जाए उसको जला दो, जलाने के बाद में जो बचती है आपके पास में, उसको अस्थियां कहते हैं। और वो अस्थियां किस में डुबाते हैं? ये नक्की झील के अंदर इमर्स करते हैं भाई। फिर उसके बाद में हमने क्या देखा था, राजसमंद लेक देखी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है ये भी। इसको राज समुद्र भी कहते हैं। ये भी एक मीठी झील है, और कांकरोली के अंदर पड़ती है, राजसमंद के अंदर। ये एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम जिले के ऊपर पड़ रखा है ना। ये चीज़ भी आप, अब मैंने ऐसी चीज़ लिखा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। राजसमंद एक जिला भी है, राजसमंद एक झील भी है। इसके अलावा कभी सुना है क्या? बीकानेर झील, सिक्कर झील, है ना, या फिर बारह झील, ऐसे करके कोई झील का नाम थोड़ी सुना आपने। फिर भी भाई थोड़ा सा याद रखना। ऐसी चीज़ें लिखवाने की नहीं होती है वैसे, तो लिखवाने में मेरे को 1 सेकंड लग रही, इतनी बात मैंने बोल दी। इससे अच्छा मैं लिखवा ही दूँ। पहले लिखना चाहो तो लिख लो, राजस्थान की एकमात्र झील जो जिले के नाम पे है। और ऐसी बात आप लिखना चाहो तो लिख लो। और ऐसे ना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना कि यार लिख लूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तो क्या बात चल रही थी? हाँ, महाराणा राज सिंह ने इसको बनवाया था 1662 से लेके 76 तक। बहुत ट्राई करी, बहुत ट्राई करी, लेकिन इसकी नींव नहीं रख पाए थे। फिर जो घेवर माता है, इनको मतलब घेवर बाई जो है, इनको बोला कि भाई नींव रखो।
इन्होंने नींव रखी, रखते ही भाई बढ़िया से इसका वो हो गया। लगभग 60-1,000 लोगों ने कंट्रीब्यूट करा था। इसमें गोमती नदी है, ताली नदी है और एक केलवा नदी है, इसका पानी आता है। एक सेकंड रुकना यार। हाँ भाई, तो केलवा नदी इन सबका पानी आता है इसके अंदर। 9 चौकी पाल है, 9 सीढ़ियाँ बन रखी है। एक 25 एक शिलालेख भी है यहाँ पे। मान लो कोई पत्थर है, पत्थर के ऊपर बढ़िया से इंफॉर्मेशन लिखी हुई हो, उत्कीर्ण करी गई हो, उस चीज़ को बोलते हैं शिलालेख या फिर इंस्क्रिप्शन। और ये प्रकार का इंस्क्रिप्शन है राज सिंह के बारे में, तो इसको बोलते हैं राज प्रशस्ति। और इसके ऊपर कितने 1106 संस्कृत के श्लोक हैं। मेवाड़ का इतिहास इसके अंदर लिख रखा है अप टू राज सिंह, है ना। तो राज सिंह तक का लिख रखा है, आगे का आगे जाने। इसमें मेवाड़ और मुगल की संधि है। मुगल एक ऐसा एम्पायर था जिसने काफ़ी ट्राई करी, काफ़ी भयंकर, मतलब जी तोड़ मेहनत करी। हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग वे में कि कैसे उन्होंने ट्राई करी कि यार कैसे न कैसे करके ये मेवाड़ और हाथ में आ जाए, क्योंकि राजस्थान का राजपूताने का सबसे जो बलशाली कहूँ या फिर सारे ही लगभग अपने 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 हिसाब से अच्छे ही थे, लेकिन मेवाड़ जो है सबसे लास्ट में इसको वो कर पाए थे। आगे मैं बताऊंगा रीजंस क्या रहे थे कि मेवाड़ ने भी संधि करी। फिर उसके बाद में रणछोड़ भट्टो तेलंग है जिसने ये 25 के 25 शिलालेख जो है उत्कीर्ण करे थे। यहाँ पे एक सूर्य घड़ी मिली थी। दयाल शाह का किला है। दयाल शाह कौन है? घेवर माता के पति हैं। ऐसी बातें आपको कोई पूछेगा नहीं वैसे। तो ये सारी बातें करी थी। और मैंने भी ये भी बोला था आपको कि ये जो है राजस्थान की पहली ऐसी झील है जो अकाल राहत के लिए बनाई गई थी। अकाल राहत क्या होती है? मान लो पानी वानी की कमी हो गई और उसके लिए, देखिए मुश्किल से मुझे 6 या 7 मिनट लगे एक कंटेंट को रिवाइज करने में। ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। अगर आप खुद से याद करते तो मान के चलता हूँ कम से कम 30-40 सेकंड तो और कम लगते, 5-6 मिनट लगते हैं अगर ढंग से सुनते हैं तो। और देखिए एक बार में ही नहीं आती ऐसी चीज़ें। ऐसे मत सोचना कभी भी कि आपसे आपसे तो हुआ ही नहीं, इसने तो बोल दिया इतना सारा कुछ। मैंने हल्की हल्की चीज़ें स्किप भी करी है, वो भी मैं बोल सकता था। 8 मिनट लग 10 मिनट लग जाते ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ अगर आपसे अभी नहीं हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपसे हो जाएगी जब आप रिवाइज करके बढ़िया से इनको फैक्ट्स को याद कर लोगे। तब आपसे भी ऐसी चीज़ें 5 मिनट में हो जाएगी, 10 मिनट तो छोड़ो। तो वो वाली बात है। आगे हम कंटिन्यू करेंगे नई झील के साथ में। तो नई झील की हेडिंग आप डालना पुष्कर झील। हम भी आगे पुश करेंगे। तो पुष्कर लेक, पुष्कर लेक कह लो या पुष्कर झील कह लो, है ना। ये पुष्कर झील जो है कहाँ पे पाई जाती है? आपको पता है कि आप घूम के आए होंगे कभी पुष्कर के लिए? गए होंगे भाई। ये पड़ती है अजमेर के अंदर। अजमेर में भी पुष्कर टाउन है भाई, वहाँ पे पड़ती है। पुष्कर कस्बे के अंदर, पुष्कर टाउन के अंदर ये पड़ती है। ये एक प्रकार की फ्रेश वाटर लेक है, मीठी झील है, आपको पता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मीठी झील होने के साथ साथ में ये 58वें नंबर के एनएच पे पाई जाती है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। नया है ये, नए के अकॉर्डिंग। तो 58वें राष्ट्रीय राजमार्ग के ऊपर ये पाई जाती है। इसका अजमेर के अंदर स्थान है। साथ ही साथ में ये मीठे पानी की झील है। कितनी खतरनाक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। तो अब इजी इजी इंफॉर्मेशन की और बात कर लेते हैं। आप लिखो भाई, लिखना स्टार्ट करो इसके बारे में एक दो बातें। यह राजस्थान की यह राजस्थान की सबसे बड़ी सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठी झील है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठी झील है ना। और सर्वाधिक तथा तथा यह सर्वाधिक दूषित झील भी मानी जाती है। दिस इज दिस इज लार्जेस्ट largest freshwater lake of Rajasthan. This is largest natural freshwater lake of Rajasthan, and also the most polluted lake of Rajasthan. ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? इसका निर्माण जो है ना वोल्केनो से होता है भाई। जैसे हमने पीछे देखा था ना, नक्की झील के बारे में देखा था, वैसे ही इस झील का निर्माण भी वोल्केनो से होता है। और इसको क्या कहेंगे? क्रेटर लेक कहेंगे या फिर काल्डेरा लेक कह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स ए क्रेटर लेक, ब्रैकेट में वोल्केनिक लेक जरूर लिखना, वोल्केनो से बनी है भाई। इट्स ए क्रेटर लेक। यह एक काल्डेरा झील है। यह एक काल्डेरा झील है। ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? ज्वालामुखी, ज्वालामुखी
झील, ये वाली बात इसके बारे में आप लिख लो, फिर उसके बाद में हम इसका डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था ज़्यादातर झीलें जो हैं आपको अरावली की तरफ मिलेंगी, जो भी मीठी वाली झीलें हैं, है ना। तो ये हो गई अरावली हमारे पास में। साथ साथ में ये जो झील की आकृति कुछ है ना, वो है एक प्रकार से क्रीसेंट शेप। क्रीसेंट शेप कैसे, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। क्रीसेंट किसको कहते हैं भाई, कोई चीज अगर अर्धचंद्राकार हो ना, उसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रीसेंट शेप। तो ये झील भी कुछ कुछ क्रीसेंट शेप की झील है। इसके अंदर जो पानी आता है वो बारिश का पानी आता है, तो वर्षा जल आप लिख सकते हैं। मैं इसको क्रीसेंट शेप लिख देता हूँ, क्रीसेंट, क्रीसेंट शेप, या फिर अर्धचंद्राकार। ये अर्धचंद्राकार झील है। अभी लिखना स्टार्ट मत करना है, डायग्राम बनाना है पहले हमें ना भाई। तो दूसरी बात, इसके साइड में बहुत सारे घाट बने हुए। घाट किसको कहते हैं, जहाँ पे खड़े होके नहा सकते हैं भाई, सीधी सी बात यही है। सीढ़ियाँ बनी होती है, जैसे हरिद्वार में भी अगर आप गए हुए होंगे तो वहाँ पे आपने बहुत सारे घाट देखे होंगे। ऐसे करके टोटल कितने घाट हैं, तो ऐसे टोटल घाट हैं 52 घाट। तो इसको 52 घाटा झील भी कह सकते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। 52 घाट कितने हैं, 52। और ये बनाए किसने हैं, ये एक मंडोर का शासक था भाई, नाहर राव। मंडोर का, मंडोर शासक नाहर राव परिहार। है ना। वो ऐसे लिखवा के नहीं गया कि भाई ऐसे हम कोई चीज दान करते हैं, इस पे लिखा था ना कि स्वर्गीय श्रीमती फलानी देवी के सुपुत्रों द्वारा, तो फलानी देवी का भी नाम आ गया, सुपुत्रों का भी नाम आ गया, ऐसे करके तो ये लिखवा के नहीं गया। ऐसी चीजें हमें कहाँ से मिलती है, इतिहास से मिलती है। तो 52 घाट यहाँ पे टोटल घाट है, जो बनवाए किसने है, मंडोर का शासक है नाहर राव परिहार ने, इसने बनवाए भाई, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे जो घाट है उसमें से एक घाट ऐसा है जो सबसे बड़ा है। जैसे मान लेते हैं कि ये वाला घाट सबसे बड़ा है, ठीक है। कौन से वाले को बनाए, ये वाले को बना देते हैं, साइड वाले को। इस घाट का नाम क्या है, इस घाट का नाम है गांधी घाट। माना जाता है कि गांधी जी की जो ऐश इमर्श करी थी वो यहाँ से करी थी, गांधी घाट से। इस घाट का पहले क्या नाम था, जनाना घाट था। मैं हट जाऊंगा बिल्कुल, जनाना घाट। और एक बार के लिए जब अंग्रेज हम पे राज करते थे, तब ब्रिटिश क्राउन की जो क्वीन थी उसका नाम था मेरी, मेरी, मेरी होता ना मैरी, ऐसे करके लिखते हैं वो वाली, उसको मैरी क्वीन घाट भी कहते हैं भाई। इंग्लिश वाले भी घाट लिखेंगे, हिंदी वाले भी घाट लिखेंगे। तो इसके तीन नाम है भाई, गांधी घाट, जनाना घाट और मैरी क्वीन घाट। ये एक बार आके गई थी यहाँ पे, इस जगह को विजिट किया था। सबसे बड़ा घाट है ना। सबसे बड़ा घाट, या फिर बिगेस्ट भी लिख सकते हो, सर्वाधिक बड़ा भी लिख सकते हो, इतना ही बहुत है बस आपको याद कराने के हिसाब से। और फिर उसके बाद में यहाँ पे एक ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। बहुत सारे मंदिर है वैसे तो, लेकिन एक ब्रह्मा जी का मंदिर जरूर लिख लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं राजस्थान में। कहीं आपने सुना है क्या, जैसे आपने शिव जी के मंदिर सुने होंगे, विष्णु जी के भी देखे होंगे, कृष्ण के तो होते ही होते हैं, ब्रह्मा जी के मंदिर बहुत कम होते हैं, बहुत कम, है ना। तो ये ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके बारे में भी आप लिखना, ब्रह्मा मंदिर। और भी मंदिर है भाई, वो भी मैं आपको लिखवा दूंगा, ब्रह्मा मंदिर। और इसके बारे में क्या लिखना है, शंकराचार्य, जो शंकराचार्य को जानते हो क्या आप, शंकराचार्य क्या होता है, एक बार गूगल करके देखना आज शंकराचार्य क्या होते हैं। तो जो शंकराचार्य थे उस टाइम के जब ये मंदिर बना था, उन्होंने ये मूर्ति स्थापित करी, ठीक है। शंकराचार्य ने मूर्ति स्थापित,
आइडल फाउंडेशन, फाउंडेशन है ना, आइडल फाउंडेशन बाई शंकराचार्य। इसी के साथ साथ में एक पहाड़ी है, वहां पे एक मंदिर बन रखा है, वो एक माता है सावित्री माता, इनका मंदिर है, रत्नागिरी नाम की पहाड़ी है, मैं आगे लिखवा भी दूंगा आपको, सावित्री माता का मंदिर है। रत्नागिरी पहाड़ी पे है, जहाँ पे राजस्थान का 3rd रोपवे है, रत्नागिरी हिल्स, ये रत्नागिरी हिल हो गए। इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है, डायग्राम को बहुत ज़्यादा खराब करने की जरूरत नहीं है। और एक इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे दिया सा बना लो भाई, ताकि ना दिए वाली बात आपको याद रहे। लैंप्स, क्या दिया, ये वाला डायग्राम आप बनाएंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे भाई। बना लिया होगा भैया आपने वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैंने आपको बताया है कि ये पुष्कर झील जो है ना, ये राजस्थान के लिए काफ़ी एक पवित्र झील मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे क्रियाकर्म करवाए जाते हैं, जो पूजा पाठ होती है वो करवाई जाती है, यहाँ पे डुबकियाँ लगाई जाती है, लोगों के जो पाप होते हैं वो धोए जाते हैं, और साथ ही साथ में ऐश जो होती है वो भी इमर्स करी जाती है। काफ़ी सारे रीजंस है जिसकी वजह से ये पवित्र है, और ये देव भूमि मानी जाती है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारे देवों के मंदिर भी पाए जाने चाहिए। तो टोटल कितने ऐसे मंदिर हैं? लगभग 401 के आसपास यहाँ पे मंदिर है भाई। 1 2 3 4 गिनते गिनते भूल जाओगे, 400 मंदिर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। तो लगभग 400 के आसपास मंदिर, आप एक लाइन लिखना इसके बारे में। झील किनारे लगभग लगभग 400 मंदिर हैं, 400 मंदिर हैं। अतः अतः इसे इसे राज्य सरकार ने टेम्पल टाउन, टेम्पल मतलब मंदिर होता है ना, और टाउन मतलब कस्बा, आप टेम्पल टाउन ही लिखेंगे भाई, मंदिर कस्बा मत लिखना। राज्य सरकार ने इसे टेम्पल टाउन की उपाधि दी है। लिख लिया? इंग्लिश वाले भी लिखना भाई। नियर दिस लेक अराउंड नियर दिस लेक अराउंड 400 temples are built, 400, 400 temples are built. That's why स्टेट गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोलने में ज़्यादा मजा आता ना, स्टेट गवर्नमेंट, इंग्लिश में ढंग से लिख लेना भाई। स्टेट गवर्नमेंट हैज हैज गिवन इट टाइटल ऑफ टेम्पल टाउन। देखिए भाई कौन से यहाँ पे मंदिर है, वो मंदिर लिख लेना एक बार। कौन से मंदिर है? ब्रह्मा का मंदिर हम देख ही चुके, वराह का मंदिर है। वराह क्या होते हैं भाई? ये विष्णु भगवान का ही एक अवतार है, आगे देखेंगे हम। एक रंगनाथ का टेम्पल है, वो ऊपर रघुनाथ देखा था, यहाँ पे रंगनाथ टेम्पल है। फिर बैकुंठ जी का है, मैंने आपको बताया था कि भाई ये बढ़िया मोक्ष धाम है, एक प्रकार का पवित्र स्थल है बैकुंठ मंदिर। इसके अलावा एक गायत्री मंदिर है, एक सावित्री मंदिर है, सावित्री मंदिर। ये कहाँ पे है? ये रत्नागिरी पहाड़ी पे है, आप लिख चुके हैं पहले ही, दोबारा थोड़ी लिखाऊं। ऊपर है ना 2016 लिख लेना भाई, ये जो 3rd रोपवे है ना 2016 के अंदर, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख के खत्म करो, क्यों जबरदस्ती अलग से याद करनी है। मंदिर पढ़ रहे थे, और ऐसा देखो माना जाता है कि ब्रह्मा जी और सरस्वती जो उनकी वाइफ है, उनको यहाँ पे सावित्री जो है, यहाँ पे क्या करवाना था, पूजा पाठ करनी थी, एक यज्ञ के अंदर शामिल होना था, लेकिन सावित्री जो है वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। लेट हो जाने की वजह से जो यजमान होते हैं वो ब्रह्मा जी को बोलते हैं कि भाई आप ना मतलब अपनी श्रीमती को बुलाइए, काफ़ी लेट हो रही है, इसके अंदर मुहूर्त निकला जा रहा है, ऐसे करके स्टोरी है भाई एक छोटी सी, बताने का कोई मतलब नहीं है, वैसे ऐसे ही बता रहा हूँ। तो फिर वो क्या करते हैं, ब्रह्मा जी अपने दिव्य जो शक्तियाँ होती है उसका इस्तेमाल करते, एक पत्नी का वो करते हैं
निर्माण करते हैं गायत्री जी का, वो उसमें बैठ जाती है। फिर सावित्री जी आती है, वो देखती है कि भाई ये क्या है नई वाइफ ले आए क्या, ऐसे करके। तो वो नाराज होकर रत्नागिरी हिल्स के ऊपर जाके बैठ जाती है। ऐसी मान्यता भाई, ऐसे इस प्रकार से इस मंदिर का वो हुआ है। वो आने जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल करती है। ऐसे ऐसे स्टोरी है, इस पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन से मतलब है। आगे लिखेंगे भाई, इस झील का वर्तमान स्वरूप, इस झील का वर्तमान स्वरूप, वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारीक ने दिया था। गोकुल चंद, ये काफ़ी घिसा पिटा फैक्ट है, पर पूछा पूछा जाता है। गोकुल चंद पारीक, देखिए याद भी कर सकते हैं। और पुष्कर एक पवित्र जगह है, कृष्ण तो मिलेगा ही, है ना। गोकुल का क्या मिलेगा, वो वाला मिलेगा क्या आपको। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं आप। प्रेजेंट फॉर्म है ना, प्रेजेंट फॉर्म, और ऐसे करके बाई गोकुलचंद पारिक, गोकुलचंद पारिक। फिर इसके बाद में दो तीन एक इन्फॉर्मेशन और लिख लो। जो गुरु गोविंद जी जो है ना, जो सिख होते हैं उनके लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, गुरु गोविंद जी, उन्होंने अपने जो ग्रंथ है, उसका गुरु ग्रंथ जो बोलते हैं उसको, उसके पाठ यहाँ पे प्रवचन दिए थे। गो घाट करके एक घाट है उसके ऊपर। तो आप क्या लिखेंगे, गुरु गोविंद जी ने, गुरु गोविंद जी ने पुष्कर के गौ घाट पर गुरु ग्रंथ का पाठ किया था। ऐसे नहीं होता कि हनी सिंह आया हुआ है, वो ऐसे जगह जगह पे जाता है, अपना कंसर्ट करता है। वैसे ही पुराने ज़माने के अंदर ये जो हमारे ऋषि मुनि हो गए, या फिर हमारे जो भी बड़े एनलाइटेंड लोग हो गए, जो जिन्होंने दिव्य शक्तियाँ प्राप्त कर ली है, वो अपने पाठ करते थे वो जगह जगह पे। तो वैसे ही यहाँ पे किया होगा गौ घाट के ऊपर। तो लिख दिया हमने। लिखना इंग्लिश में लिखना, गुरु गोविंद जी, गुरु गोविंद जी चैंटेड, चैंटेड गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ, गुरु ग्रंथ ऑन, ऑन गौ घाट, गौ घाट ऑफ दिस लेक। फिर उसके बाद में, ये छोटी मोटी झील नहीं है भाई, वेद व्यास जो है ना, वेद व्यास, जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी, वेद व्यास ने, वेद व्यास ने यहाँ महाभारत की रचना की थी। महाभारत की रचना की थी भाई यहाँ पे। वेद व्यास रोट, रोट होता ना, WROTE, महाभारत हियर, महाभारत हियर। फिर महाभारत से रिलेटेड एक फैक्ट और लिखिए। जो कौरव और पांडव के बीच में ये जो युद्ध हुआ था, धर्म युद्ध कह लो, या फिर ये जो भीषण युद्ध हुआ था, उसके बाद में कौरव और पांडवों का दिव्य मिलन हुआ था भाई। मरने के बाद में दिव्य मिलन मतलब हुआ था इनका। तो कहाँ हुआ था ये दिव्य मिलन, ये हुआ था यहीं पे। आप एक लाइन लिखना, आफ्टर द बैटल ऑफ महाभारत, आफ्टर द बैटल ऑफ महाभारत। एक बार जीवन में महाभारत जरूर देखिए, और उसके बाद में गीता जी का भी एक बार वो पाठ कीजिए। भले आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, मैं तो खुद मैंने कुरान के भी कुछ पढ़े हैं आयतें, मेरे को बहुत ज़्यादा तो इतना नॉलेज नहीं है उसके बारे में, लेकिन फिर भी लगभग सभी धर्मों का एक ही सबसे बड़ा वो है मोटिव जो मेरे को समझ में आता है, वो है कि नेकी करना और दूसरे के लिए हमेशा तैयार रहना, यानी कि परोपकार करना, सेल्फिश नहीं बनना। लगभग सभी धर्मों का, मुझे नहीं पता औरों का, मैंने इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, पर जैसे ये गीता हो गई या फिर ये जो कुरान हो गई, इनका एक सबसे बड़ा जो वो है ना संदेश जो है, वो यही है कि परोपकार करो भाई, दूसरों के काम आओ, किसी का भला करके देखो कितना अच्छा लगता है। ये वाली बात है। तो गीता भी कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाती है। महाभारत की जो स्टोरी है कभी पढ़ के देखना, उसके अंदर कैसे राजपाट के लिए, साम्राज्य के लिए युद्ध छिड़ता है, और उस युद्ध के अंदर शामिल जो होने वाले कौरव हैं और पांडव हैं,
वो उस पांडवों की साइड में जो कृष्ण है, कृष्ण उनको उपदेश देते हैं। पांडवों में भी मेन कौन है? अर्जुन, जिसको ऐसे उपदेश दिए जाते हैं कि कैसे तुझे तेरे कर्मों के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, सारे रिश्ते नाते भूल के ये सारी चीज़ें, या फिर तू ये युद्ध क्यों नहीं कर पा, बायस्ड होना, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप कभी इस टॉपिक पे बाद में बात करेंगे। तो ऐसी सी चीज़ें हैं भाई, किसी का मन करे तो कम से कम, अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और आपको यही नहीं पता कि गीता के अंदर क्या है, गीता क्या है, किस बारे में है और उसके संदेश क्या है, एक बार देखना मेरे हिसाब से ज़रूरी है भाई। तो क्या बता रहा था मैं? महाभारत वाली वो आपने हिंदी में लिख ली क्या? पहले हिंदी वालों को लिखा देता हूँ। महाभारत के युद्ध के पश्चात, महाभारत युद्ध के पश्चात कौरवों एवं पांडवों का दिव्य मिलन हुआ था। कौरवों एवं पांडवों का इस झील के किनारे दिव्य मिलन हुआ था। अब हुआ था कि नहीं हुआ था ये तो नहीं पता। इंग्लिश में लिखना भाई। आफ्टर द बैटल ऑफ महाभारत, आफ्टर द बैटल ऑफ महाभारत, कौरव एंड पांडव, द डिवाइन मीटअप, डिवाइन, दिव्य लिख लो भाई, डिवाइन मीट अप ऑफ कौरवाज एंड पांडवाज, ऐसे करके स्टाइल मार के अंग्रेजी वाली, कौरवाज एंड पांडवाज पकड़, पकड़ है ना, ये वाली बात लिख लो भाई। फिर उसके बाद में वेद व्यास के बारे में लिख लिया, तो कालिदास के बारे में जानते हो ना, कालिदास, अभिज्ञान शकुंतलम जिसने लिखी थी, तो ये लिख लो, कालिदास ने यहाँ अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी। कालिदास रोट अभिज्ञान। देखो ये जो जय ज्ञान है ना, ज्ञान, उसका जो ये ज्ञ है, ज्ञ, वो इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, अभिजनान, जे एन, आधा जे और मतलब आधा जय और न ऐसे करके है ना, तो ज्ञान ही है ये, अभिजनान शाकुंतलम ऐसे करके। अगर आपको ज्ञान लिखना है तो ज्ञान भी लिख सकते हो, शाकुंतलम कालिदास ने लिखी थी भाई यहाँ पे। फिर मंदिरों की बात हो ही गई, इसके अलावा एक दो पैलेस और है, वो लिख लो, मान पैलेस। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा घोच पोच हो जाता फिर डायग्राम। एक जहांगीर के महल है भाई, ये तो कहीं भी मिल सकते हैं आपको, मान पैलेस तथा जहांगीर पैलेस किस झील के किनारे हैं। फिर फिर एक और आ जाते हैं विश्वामित्र। विश्वामित्र की स्टोरी कभी बाद में बताऊंगा, आगे भी काम आएगी आपके। तो विश्वामित्र की जो तपस्या यहाँ पे मेनका ने भंग करी थी, तो वो भी यहाँ पे ही हुआ था भाई कांड, ठीक ना। विश्वामित्र की मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या तपस्या यहीं भंग करी थी। मेनका, मेनका ब्रोक, ओथ कह लो भाई, प्रतिज्ञा है ना, ओथ ऑफ विश्वामित्र, ये यहीं पे करी थी। और भाई और क्या है, जब राम भगवान को वनवास हो जाता है, वनवास होने के बाद में जो दशरथ होते हैं उनकी क्या हो जाती है, राम भगवान की उसमें अनुपस्थिति में या फिर उनकी याद में उनकी मृत्यु हो जाती है भाई। उनको याद करते 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 है ना, उनकी पीड़ा में इनके वो वेट के अंदर वो मारे जाते हैं, क्योंकि ऐसा ऐसा एक श्राप लगा था। दशरथ जो होते हैं उनको काफ़ी मतलब साउंड की वजह से उनको ना पता चलता था कि कहाँ पे कौन सा जानवर है, हिरण है कि नहीं है। तो एक बार वे जंगल के अंदर क्या कर रहे थे, जंगल के अंदर आखेट कर रहे थे, शिकार कर रहे थे। और उस टाइम पे क्या होता है, उनको लगता है कि भाई कोई है ना ऐसे हिरण है, किसी तालाब में से पानी पी रहा है, जबकि पानी कोई नहीं पी रहा होता है। वहाँ पे एक श्रवण कुमार नाम का आदमी रहता है, जिसके अंधे माँ बाप है, वो अपने माँ बाप के लिए बहुत भयंकर तरीके से डेडिकेटेड रहता है। वो उनको अपने कंधे पे ही रखता है, ऐसे एक वो कावड़ जैसी होती है ना, उसके अंदर बिठा के, तराजू कह लो या कुछ भी कह लो, उसके अंदर माता पिता को दोनों को बिठा के, श्रवण जैसा पुत्र कहीं नहीं मिलता, ऐसी वाली बात बोलते हैं। तो ऐसे नहीं बोलते,
तो वो अपने माता पिता की काफ़ी सेवा वगैरह करता है, तो भाई गलती हो जाती है दशरथ जी से, और वो गलती से क्या कर देते हैं, तीर चलाते हैं। वो तो हिरण समझ के तीर चलाते हैं, और मारा जाता कौन है, श्रवण कुमार। फिर बाद में भाई उनको ऐसे रिग्रेट होता है, श्रवण कुमार बोलता है कि भाई मेरे माता पिता जो है वो भयंकर प्यासे हैं, उनके लिए मैं पानी लेने आया था, तो आपकी गलती तो नहीं है, मैं आपको माफ़ करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे माता पिता का ध्यान रखो या फिर उनको पानी वानी पिला दो, ऐसी बात उन्होंने बोली। भाई अब उनकी भी ऐसे हो जाए, दशरथ जी की भी, कि भाई कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से, और अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उनको, वो अंधे लोग हैं, वो तो यही इनका सहारे थे। भाई भले ही आप किसी को है ना, जैसे श्रवण कुमार के केस में दशरथ की जगह अपने आप को मान लो, भले ही आप श्रवण कुमार बन जाओ उनके लिए दूसरे, लेकिन फिर भी खुद की औलाद होती है, उसके साथ में जो कंफर्ट है या उसके द्वारा जो आपकी सेवा होती है, वो ही आपको अच्छी लगती है। वो दशरथ जाते हैं, वो बाद में पानी पिलाते हैं, लेकिन वो जो अंधे माँ बाप हैं उनको पता चल जाता है। ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी एक इंद्री, हमारे पास में कितनी इंद्रियां, टोटल 5 इंद्रियां हैं क्या, या 6 इंद्रियां हैं, पता है कि इंद्रियां क्या होती है? तो उसमें से अगर आंख वाली इंद्री चली जाए, किसी भी एक इंद्री को अगर हम कभी भी अंधेरे में ट्राई करना आंख बंद करके चलने की, या फिर अंधेरे में तो क्या ही आंख बंद करोगे, अंधेरा खुद ही अंधेरा होता है, वहां पे क्या होता है, हमारी और इंद्रियां थोड़ी सक्रिय हो जाती है। जैसे कान हो गए, या हाथ से अपन टच करने की ट्राई करते हैं, ऐसे ना डिटेक्टिव बन जाते हैं ऐसे। तो वो ऐसा ही होता है, तो उनके साथ में भी यही है कि भाई उनकी जो ज़्यादा इंद्रियां हैं वो सक्रिय हो गई। वो श्रवण कुमार के टच को आराम से पहचानते हैं बहुत पहले से, तो वो जान जाते हैं कि भाई तू तो श्रवण कुमार तो नहीं है, तू कौन है। वैसे मैं आपको स्टोरी तो गलत ही सुना रहा हूँ, क्या कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, पर सुन लो। तो होता क्या है कि उनको पता चल जाता है कि ये ना श्रवण कुमार तो नहीं है, तू है कौन भाई बता। तो वो बोलते हैं कि भाई महाराज, या फिर वो जो बोलते हैं उनको कि भाई मेरे से तो बहुत भयंकर बड़ा पाप हो गया है कि मेरे से आपके पुत्र की हत्या हो गई। अब ये सुनते ही भूख प्यास सब मिट जाए बड़े बड़े की। वो भयंकर तरीके से विलाप करते हैं, बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उनका तो कोई है ही नहीं, और वो उनको जिस तरीके से रखता है वो काबिल तारीफ है। भाई ऐसे माता पिता को भी भगवान भी आशीर्वाद देता है या वरदान देने की क्षमता रखता है, श्राप देने की मतलब वो शक्तियाँ देता है। तो वो दशरथ कुमार को भी यही बोलते हैं कि भाई जिस प्रकार हम हमारे पुत्र के वियोग में अब मरेंगे, क्योंकि श्रवण कुमार तो गया, तेरी सेवा हमें चाहिए नहीं, तो भाई तेरे साथ में भी ऐसा ही हो जा, ऐसे करके उस आदमी की हालत खराब हो जाती है दशरथ की। उनको क्यों क्यों क्योंकि उनके खुद के पुत्र वगैरह नहीं है, बहुत मुश्किल से उनके पुत्र की प्राप्ति होती है, 4 पुत्र मिलते हैं वैसे तो उनको, लेकिन राम उनमें सबसे प्रिय होते हैं। और राम के लिए उनको श्राप मिल गया कि भाई अपने सबसे जो चहीते पुत्र है, या फिर अपने पुत्र के बारे में कि तू भी उसके वियोग में मरेगा। ऐसा ही होता है, राम भगवान को वनवास मिलता है, वनवास मिलने के बाद में वो उनकी याद में मर जाते हैं, और जब वो वापस आते हैं ना, तब राम भगवान उनका पिंडदान करते हैं। पिंडदान जो करते हैं वो इस पुष्कर झील के अंदर करते हैं। तो आप सबसे पहले तो ये लिखो, राम ने या श्री राम ने अपने पिता का पिंडदान, अपने पिता का पिंडदान इसी झील में किया था। श्री राम परफॉर्म्ड पिंडदान पिंडदान ऑफ हिज फादर इन दिस लेक, इन दिस लेक। जो हमारे ग्रंथ है ना, उसमें जितनी भी चीज़ें लिख रखी है, जैसे कि भाई श्री राम भगवान की वजह से दशरथ वियोग में मरे, है ना, या फिर श्रवण कुमार वाली जो बात हुई, या फिर आपने देखा होगा बाली की हत्या जो होती है वो वाली चीज़ है, उसके बाद में श्री कृष्ण का जो जब जन्म होता है, तब उनको भी छल से मारा जाता है ना। ऐसी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डॉट्स कनेक्ट करे हुए हैं इन चीज़ों में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये हमारे जो जो भी ग्रंथ होते हैं ना, उनके ऊपर मजबूती करने के लिए, विश्वास के लिए काफ़ी ज़्यादा एक सबूत सा पेश करते हैं कि भाई काफ़ी सही चीज़ें लिखी हुई। तो इनसे क्या है, इंसान की आस्था भी बनी रहती है। बाकी किसी भी धर्म में मानना नहीं मानना वो पर्सन टू पर्सन बिलोंग करता है, और वैसा ही करना चाहिए भाई। किसी के कहने में किसी भी धर्म को मानना, या फिर किसी भी धर्म को नकारना, बेइज्जती करना, कुछ भी करना, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए भाई। तो इसके अलावा एक दो चीज़ें और लिखें, पिंडदान की बात चल रही है, तो महात्मा गांधी जो है ना, उनकी अस्थियों का भी कुछ अंश इस झील के अंदर इमर्स करा गया था। महात्मा गांधी के अलावा बाल ठाकरे कौन है पता है क्या आपको?
इनका भी किया गया था। साथ ही साथ में अटल बिहारी वाजपेयी जो जो है, अटल बिहारी जी, उनकी भी अस्थियों का इमर्शन यहाँ पे हुआ था। एक किरोड़ी सिंह बेसला करके है, उनका भी। ऐसे करके चार एक लोगों का अगर कहीं आपको पूछ लेना कि एस इमर्शन हुआ था तो किसमें हुआ था, पुष्कर के अंदर, ठीक ना। ऐसे लिख लो ना यार, महात्मा गांधी, बाल ठाकरे, अटल बिहारी और किरोड़ी सिंह बेसला, बराबर करके लिख दो अस्थि विसर्जन या फिर ऐश इमर्शन। सिंपल सी चीज है। अब इस झील के कुछ एक नाम है वो लिखो, पुष्कर के अन्य नाम, पुष्कर के अन्य नाम, ये लिखो। सबसे पहला नाम लिखो इसके अंदर, बावन घाटा। मैंने आपको बताया था 52 घाट है, इसलिए इसका नाम क्या है, 52 घाटा लेक। इंग्लिश में भी घाटा लिखेंगे, हिंदी में भी घाटा लिखेंगे, 52 घाटा लेक। फिर उसके बाद में राजस्थान का पांचवा तीर्थ, चार तीर्थ होते हैं इन जनरल, लेकिन एक और तीर्थ हमारे पास में है, इसलिए इसको बोलते हैं पांचवा तीर्थ। भाई राजस्थान के लिए ये है, किसी और के लिए कोई और हो सकता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग वो होते हैं भाई, तो इसलिए राजस्थान का पांचवा तीर्थ है ये। साथ ही साथ में आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था कि सांबर जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि तीर्थों का मामा है ना, तीर्थों का भांजा भी बताया था, एक मचकुंड बताया था क्या आपको। तीर्थों का मामा लिखो भाई इसको, पुष्कर क्या है, तीर्थों का मामा। या फिर तीर्थराज, अपने लिए तो यही राज है भाई, तीर्थराज, तीर्थराज, तीर्थराज। और एक राजस्थान का कोंकण तीर्थ। कोंकण तीर्थ जो है साउथ इंडिया के अंदर पड़ता है, लेकिन ये राजस्थान का कोंकण तीर्थ है। अभी तीर्थ तीर्थ कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेले वेले भी भरते हैं क्या, तो बिल्कुल भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे एक मेला भरता है, कार्तिक फुल मून। आप ऐसे लिखो कार्तिक फुल मून या फिर कार्तिक पूर्णिमा, हिंदी वाले पूर्णिमा लिख लेना, फुल मून की जगह कार्तिक फुल मून, बराबर लिख लो मेला। फिर ब्रैकेट करके लिखो राजस्थान का रंगीन मेला, इसको रंगीन मेला कहते हैं राजस्थान का। कलरफुल फेयर ऑफ राजस्थान, इंग्लिश में लिख लो कलरफुल फेयर ऑफ राजस्थान, कलरफुल, कलरफुल फेयर ऑफ राजस्थान। इस दिन क्या होते हैं, काफी सारे दिए जलाए जाते हैं भाई इसके अंदर। तो आगे कोमा लगा के लिखना, दीपदान, दीपदान, लैंप्स आर लिट, लैंप्स आर लिट, ये वाली बात भी इसके बारे में आप लिखना। अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के अंदर कि ये झील काफ़ी ज़्यादा ना दूषित है, दूषित होने की वजह से इसका ट्रीटमेंट ज़रूरी है। तो एक बार कनाडा की सहायता से ना इसका ट्रीटमेंट करने की ट्राई करी गई थी भाई। तो दूषित तो ये होती रहेगी लगातार, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ ही ऐसी होती है। तो लिखना 1997 और 98 के दरमियान कनाडा की आर्थिक सहायता से, कनाडा की आर्थिक सहायता से इस झील का पुष्कर गैप परियोजना नामक सफाई कार्यक्रम चलाया गया था। पुष्कर गैप प्रोजेक्ट ड्यूरिंग 1970 क्या लिखे, 1997, ड्यूरिंग 1997 to 1998 by the financial help of Canada, by the financial help of Canada, Pushkar Gap project was run, Pushkar Gap project was run to to clean this lake, ठीक है। हाँ तो भाई ये सारी बातें किस झील की है, पुष्कर झील के बारे में सारी बातें हैं। पुष्कर झील के बारे में इंपॉर्टेंट सारी बातें मैंने डिस्कस कर दी है। अब हम नेक्स्ट झील पढ़ेंगे, लेकिन एक बार जरा सा एक रिकैप ले लेते हैं इसका। पुष्कर के बारे में मैंने क्या बोला कि 58वें नेशनल हाईवे के ऊपर है ये आज की तारीख में।
इसमें पानी का जल आता है, ये एक प्रकार की नेचुरल झील है, अर्धचंद्राकार है, वे क्रिसेंट शेप यहाँ पे लिख दी तो यहीं से समझ लेना, नोट्स में क्या लिखा हूँ। पावन घाट अभी इसके अंदर किसने बनाया भाई, मंडोर का शासक था कोई, नार परिहार, इसने बनाए थे। ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है वैसे तो, सावित्री मंदिर देखा। सबसे बड़ा घाट जिसका नाम क्या है, जनना घाट या फिर गांधी घाट या फिर मैरी क्वीन घाट है ना, ये सारे घाटों के नाम है। इसके अलावा क्या देखा था, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये सारी चीजें आपके सामने है। वर्तमान स्वरूप किसने दिया, गोकुलचंद पारिक ने दिया है ना। गुरु गोविंद जी ने क्या करा था, गो घाट के ऊपर गुरु ग्रंथ के वो करे थे, जी 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 करके याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में वेद व्यास वाली बात हो गई, और इसके अलावा ये कालिदास वगैरह ये सब चीजें हैं भाई, पावन घाटा लेक कहते हैं ये सब चीजें। अब हम नेक्स्ट झील पढ़ते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट झील जो रहेगी वो रहेगी आना सागर झील। झील का क्या नाम है, आना सागर, बुला रही है भैया आपको, आना सागर। आना सागर झील जो है कहाँ पे पड़ती है, क्या है इसके बारे में, इसके पोथी पानड़े खोलते हैं। तो ये झील जो है फ्रेश वाटर लेक है, पता होना ही चाहिए आपको, FWL मीठी, आप लिख सकते हैं ना ऐसी चीज़ें तो अपने आप से ही। फ्रेश वाटर लेक है, अजमेर के अंदर पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो झील आपको पता है, या तो कोई ज़मीन में ऐसे घर तो बढ़िया से, है ना। ये झील के बारे में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम चौहानों का इतिहास देखेंगे ना, हिस्ट्री के अंदर। होता क्या है, एक अर्णोराज चौहान करके, ये जैसे वासुदेव चौहान के बारे में हमने बात करी थी कि सांबर झील का जो निर्माता है वासुदेव चौहान, कौन से वाले अभिलेख के अंदर, शिलालेख के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वासुदेव चौहान ने ये इसका निर्माण करवाया था, इसका सांबर झील का। ये बात किसमें लिख रखी है, उसी वासुदेव चौहान की फैमिली ट्री के अंदर आगे एक आदमी आता है जिसका नाम क्या है, अर्णोराज। और ये जो अर्णोराज है ना, ये अर्णोराज यहाँ पे इसकी कोई युद्ध होता है तुर्कों के साथ में, और लड़ाई हुई, युद्ध के अंदर तो ये जीत गया भाई, लेकिन लड़ाई जिस एरिया में हुई, जिस लैंड के अंदर हुई, वो लैंड पूरा मतलब ऐसे कटे हुए हाथ पैर उंगलियां, किसी का सर कटा हुआ, किसी के पैर कटे हुए हैं, वहां पे खून ही खून बिखर गया भाई, फ्रूटी तो बिखरेगी नहीं, खून ही बिखरेगा। तो खून बिखरा, तो उस चीज को साफ करवाने के लिए राजा ने क्या सोचा कि यार एक काम करते हैं, अपने पास में पाइप तो है नहीं, उस टाइम पे पाइप नहीं हुआ करते थे, पता है क्या आपको। तो पाइप नहीं होते थे, तो उनके एक दिमाग में है क्यों ना एक काम करे कि ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी का नाम आ रहा है, लूनी नदी जो है, इसका पानी वानी जो है मोड़ मार के क्या करें, इधर से ले चलते हैं, और यहाँ पे एक झील भी बन जाएगी, और साथ ही साथ में क्या हो जाएगा, ये भूमि जो है ना वो साफ हो जाएगी। एक सेकंड रुकना भाई, हाँ भाई। तो इसका पानी जो है ना, उस जमीन को साफ करने के लिए राजा ने ये सब काम करवाए थे, और झील का निर्माण होता है भैया, आप लिखना स्टार्ट करना। और ये कहाँ पे है, दो पहाड़ों के बीच में है, एक का नाम आपने पहले सुन रखा है, एक का अभी सुना देता हूँ। नाग पहाड़ नाम सुना है क्या, जिसके अंदर से लूनी नदी निकलती है, नाग पहाड़। और किस किस के बीच में है ये, तारागढ़। तारागढ़ क्या है एक्चुअली, जो अजमेर का फोर्ट है ना उसी को बोलते थे तारागढ़, और बाद में इसका नाम अजय अजय मेरू कर गया, है ना, अजय मेरू। तो बात क्या थी, मैं बात क्या बता रहा था कि ये जो झील है ना दो पहाड़ों के बीच में है, नाग पहाड़ और तारागढ़, इन दोनों के बीच में है। बनवाई किसने, अर्णोराज चौहान ने। वो चीज़ में जो चीज़ भी मैं आपको बता दूंगा, अर्णोराज चौहान। तो अब आप लिखना स्टार्ट करेंगे, एक मीठी झील है, ये बात आपने लिखी ली है, अजमेर के अंदर पाई जाती है, लिखी ली है। यह झील नाग पहाड़ तथा तारागढ़ के बीच स्थित है। यह झील नाग पहाड़ तथा तारागढ़ के बीच है, जिसे जिसे अर्णोराज चौहान ने, अर्णोराज चौहान ने ब्रैकेट में लिखना, अर्णोराज चौहान ने 1135 से 37 ईस्वी के दौरान, ईस्वी के दौरान तुर्कों से, तुर्कों के तुर्कों के नरसंहार, नरसंहार समझते हैं ना, के बाद रक्त रंजित धरती को, धरती को साफ करने के लिए बनाया था। इस झील का निर्माण अनुराग चौहान ने तुर्कों से रक्त रंजित, मतलब नरसंहार के बाद में तुर्कों से रक्त रंजित धरती को साफ करने के लिए बनाया था।
दिस लेक वॉज बिल्ट बाई अर्णोराज चौहान। ये अर्णोराज चौहान को आप बहुत बढ़िया से पढ़ लेंगे जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। अर्णोराज चौहान, ईयर लिख लो, 1135 से 37। दिस लेक वॉज बिल्ट बाई अर्णोराज चौहान टू क्लीन द ब्लड, टू क्लीन द टर्क, है ना, टर्क ब्लड कंटेनिंग लैंड आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि ये एकमात्र ऐसी झील पढ़ेंगे जो इस पर्पज से बनाई गई है, तो आपको याद रह जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आना सागर झील जो है, अर्णोराज चौहान जो है, इसको हम जब डिटेल में पढ़ेंगे ना, और इसके अंदर नदी, कौन सी नदी का पानी लाया गया है, तो लूणी नदी भी आती है फैक्ट के अंदर, या चंद्र नदी भी आती है। चंद्र नदी पुरानी नदी है यहाँ की, मतलब उस टाइम की पुरानी नदी है। लेकिन अभी ये जो वाटर है लूणी नदी का आता है इसके अंदर, तो आप दोनों लिखेंगे भाई, लूणी नदी और चंद्र नदी, इन दोनों का पानी इसके अंदर आता है। ये सारी बातें हो गई आना सागर के बारे में। अब आना सागर का एक डायग्राम बना के देखते हैं। डायग्राम में हम क्या बना देंगे, वही अरावली बना देंगे। ये बन गई अरावली। ठीक है भाई, बन गई अरावली। और ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, हमारी आना सागर। आना सागर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो देखते हैं ज़रूरी। सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको, चंद्र नदी या फिर कोई लूणी नदी। मेन तो आप चंद्र नदी याद रखेंगे, चंद्र नदी का जल इसके अंदर आता है भाई। यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर एक पहाड़ है भाई, बजरंगगढ़ जिसको कहते हैं। इस बजरंगगढ़ के ऊपर क्या, हनुमान जी का मंदिर है। ठीक है, बजरंगगढ़, ठीक है ना, बजरंगगढ़ कहाँ है, मतलब किसका मंदिर है यहाँ पे, हनुमान जी का। ऑब्वियस सी बात है, बजरंग कौन है, एक तो ये चीज हो गई। फिर साथ साथ में क्या है यहाँ पे, जो मुगल काल जो था ना, देश के अंदर मुगल काल था, अब तक क्या है, राजस्थान के साथ में मेवाड़ और मारवाड़ और ये अपने जितने आमेर है, इन्होंने सबने संधियां कर ली थी, जिसमें से अजमेर और मेर, ये जो मेन सेंटर हुआ करता था भाई, अजमेर मेन सेंटर के ऊपर जो है मुगलों ने काफ़ी निर्माण के कार्य करवाए गए हैं। उनमें से एक तो जहांगीर आएगा, एक शाहजहां आएगा। दोनों की बात करते हैं तो जहांगीर जो है ना, जहांगीर ने एक अपनी वाइफ की याद में क्या बनाया, एक महल बनाया जिसका नाम ने क्या बनाया, चश्मा ए नूर, नूर नाम का पैलेस। जहांगीर लिख लेंगे ब्रैकेट में इसके बारे में। ठीक है, फिर यहाँ पे इस झील के ही किनारे जहांगीर की बातें पहले ख़त्म कर लेते हैं। जहांगीर ने एक बनवाया था दौलत बाग, दौलत, दूसरे पेन से लिखेंगे दौलत। दौलत बाग का निर्माण करवाया था भाई। इस दौलत बाग को आज की तारीख में क्या कहते हैं, सुभाष उद्यान, सुभाष गार्डन। ये दौलत बाग क्यों फेमस है भाई, और ये बनाया किसने था, ये भी लिख लो, जहांगीर ने, है ना। जहांगीर ने खुद ने बनाया क्या, या बनवाया है अपने कारीगरों से, डेफिनेट सी बात है, कारीगरों से ही बनवाया। तो इसके अंदर क्या है देखो, अब एक चीज़ आगे हम पढ़ेंगे, जब जहांगीर, मतलब हम यहाँ पे तो नहीं पढ़ेंगे, इंडियन हिस्ट्री के अंदर जरूर पढ़ते हैं ऐसी चीज़ें, कि जब अंग्रेज यहाँ पे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम भाई, हाँ भाई, तो अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से संधियां करने आते हैं, तब एक थॉमस रो करके एक आदमी, वो जहांगीर से मिलता है। जहांगीर ही वो आदमी है जो इनको इंडिया के अंदर अंग्रेजों को सबसे पहले व्यापार के लिए अनुमति देता है, डील साइन करता है भाई।
तो जहांगीर सबसे पहले जिससे मिलता है उस आदमी का नाम क्या है? टॉमस रो। और वो कहाँ पे मिलता है? दौलत बाग के अंदर मिलता है। दौलत की बात चल रही भाई, दौलत बाग में करेंगे। जहांगीर मीट्स थॉमस रो। टॉमस रो से जहांगीर मिलता है भाई। इसको हिंदी में टॉमस लिखना है टॉमस रो। इससे जहांगीर मिलता है। एक चीज और बताता हूँ, जो नूरजहां है ना, नूरजहां, उसकी मम्मी का नाम क्या है? असमत बेगम। नूरजहां की माँ असमत बेगम। असमत बेगम यहाँ पे घूम रही थी, मजे कर रही थी, उसको कोई गुलाब के फूल के साथ में छेड़खानी करने का मन हुआ। उसने गुलाब की पंखुड़ियों को ऐसे मसला होगा, करा होगा, कैसे भी करके उसको बढ़िया गुलाब, मतलब विलायती गुलाब होंगे, कैसे भी गुलाब होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि उसने ऐसे करके इत्र की खोज कर दी। मतलब गुलाब के इत्र की खोज करने वाली महिला का क्या नाम है? असमत बेगम। और वो किसकी माता लगती है? नूरजहां की। तो ये वाली बात भी यहाँ पे घटित हुई थी, तो आप ये भी लिख लेना, नूरजहां की माँ असमत बेगम ने, हाँ इंग्लिश में भी लिखा दूंगा भाई, गुलाब इत्र का आविष्कार किया था भाई। आविष्कार की स्पेलिंग गलत है ना, षटकोण वाला आएगा। मिटाऊं क्या? मिटा ही देता हूँ। आविष्कार किया, लिख लिया। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? अ, असमत बेगम मदर ऑफ नूरजहां। असमत बेगम रोज, रोज सेंट। सेंट कैसे लिखते हैं? ये सेंट, या फिर इसको इत्र भी लिख लेना है ना। कुछ ऐप से कोई नहीं लिखवाएगा आपको, बस खाली पता होना चाहिए ये ऐसे फालतू कांड कहाँ हो गए। इन्वेंटेड रोज सेंट हियर, बस इतनी सी बात है। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं भाई। अब जो जहांगीर है इसी का बेटा है शाहजहां। शाहजहां ने भी पप्पा की देख करते हुए कि भाई मैं भी यहाँ पे कुछ निर्माण कार्य करवाऊंगा। इसने क्या करवाया? 5 12 दरी का निर्माण करवाया भाई। अब 12 दरी क्या होती है वो बता देता हूँ मैं आपको। 5 क्या करवाई? 12 दरियां। पहले आप लिखेंगे, कौन से पेन से लिखें? 5 12 दरी। ये क्या है भाई? शाहजहां ने बनवाई थी, पहले तो ये लिखो। शाहजहां ने बनवाई थी 5 12 दरी। ये एक प्रकार की छतरी है। छतरी किसको कहते हैं? जैसे खंबे लगा दो और उसके ऊपर वो एक ऐसे होता ना छांव के लिए, उसको कहते हैं छतरी। ये अलग अलग पर्पज से बनती थी, किसी की मृत्यु के स्मारक के रूप में भी बनती थी, और किसी को ऐसे ही भाई बढ़िया बैठने बैठने की व्यवस्था करानी उस हिसाब से बन। तो इसने 5 12 दरी का निर्माण करवाया, जिसके अंदर 11 खंबे थे। ऐसी डिटेल कोई नहीं पूछेगा आपसे, बट फिर भी मेरा मन कर रहा है मैं लिखवा दूँ। 11 स्तंभ, पिलर्स। और आज की तारीख में 4 ही बची हैं। तो ये सारी की सारी डिटेल किसके बारे में है? देखो 12 दरी को क्या बोलते हैं? सॉरी 12 दरी नहीं, छतरी जो होती है ना उसको सिनोटाफ बोलते हैं। सिनोटाफ या फिर छतरी। ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा शाहजहां से रिलेटेड बात चल रही है, तो शाहजहां का एक फैक्ट और लिखेंगे भाई। वो फैक्ट क्या है? यहाँ पे नीचे पॉइंट बना के लिखना। 3, थोड़ा सा गैप दे देना भाई। 3 खामखा, 3 खामखा के दरवाजे तथा झील के परकोटे का निर्माण। परकोटे का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया भाई। परकोटा क्या होता है? किसी भी चीज के चारों तरफ दीवार बना दो बढ़िया से, है ना, और उसको
एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे राजाओं ने लगभग अपने साम्राज्य को, जैसे जयपुर के आगे भी परकोटा है, मतलब जयपुर को पूरे को, आमेर को जो है, पहले आमेर हुआ करता था, उसको पूरा कवर करा हुआ है। जैसे ब्यावर हो गया, अजमेर हो गया, ये सब के आगे परकोटे बनते थे भाई। इवन पुराने टाइम के भी मोहनजोदड़ो वगैरह ये सब है, इसमें भी देखने के लिए मिलते हैं परकोटे। परकोटे क्या होते हैं? दीवारों की, ऊंची ऊंची दीवारों की एक प्रोटेक्शन चारों तरफ। तो आप ये लिख लो भाई, एक बार के लिए मैं हट जाता हूँ आपकी तरफ से। तो परकोटे जो होते हैं, इसको इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परकोटे को रैम्पार्ट्स। रैम्पार्ट्स का निर्माण करवाए भाई। और ये रैम्पार्ट्स भी कैसे हैं? संगमरमर के हैं भाई, मार्बल के हैं, ऐसे छोटे मोटे नहीं बनवाए थे इसने। संगमरमर है, बथेरा संगमरमर हुआ करता था पहले वाले राजाओं के पास में, है ना। राजा अपनी जेब में थोड़ी रख के लेके रखते थे। खैर जो भी है। और इस झील के किनारे एक साइड के अंदर 7 अजूबे बना रखे हैं भाई। मैं आपको बताता हूँ 7 अजूबे क्या होते हैं। 7 अजूबों का नाम सुना है क्या आपने? 7 अजूबे क्या होते हैं? 7 वंडर्स। 7 वंडर्स। 7 वंडर्स। 7 अजूबे भी बनाए गए हुए हैं। वो कहाँ पे है? इस झील के किनारे। तो जो 7 अजूबे हैं, मतलब सही, अब मैं फ्रेम में आ जाऊँ तो ज़्यादा सही है। हाँ, विश्व में अलग अलग जगह पे, जैसे पीसा की झुकी हुई मीनार है, ताजमहल है, ये सारी चीज़ें क्या है? 7 अजूबे के अंदर आती है। तो वो उठा के क्या कर लिया हमने? यहाँ लेके आ गए। ऐसा किया है क्या? ना। इनके जैसा सा मिनिएचर बना दिया। मिनिएचर किसको कहते हैं? उसके जैसी सी छोटी आकृति के, वैसे से ही ट्राई करके ऐसे बना दिए। वो घूमने फिरने के लिए बढ़िया लगता है। बाकी ये पर्यटकों को आकर्षित करती है चीज़ें। ऐसी की ऐसी चीज़ जो है ना, चंबल नदी के ऊपर भी, चंबल नदी के ऊपर भी बना रखा है भाई। तो आप यहाँ पे लिखेंगे आना सागर तथा तथा चंबल पर, चंबल पर ऐसी चीज़ें बना रखी है। तो एक सेकेंड, ये सारी की सारी बातें किसकी हो जाएगी? हमारी आना सागर झील की। अब अजमेर की एक दो झीलें और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। झीलों को हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म कर देंगे। झीलें भी इंपॉर्टेंट है भाई। कभी झीलों से क्वेश्चन आता है तो कभी नदियों से क्वेश्चन आता है। फोय सागर, झील का ही नाम क्या है? फोय सागर, या फिर फोय सागर, या फिर इसका एक नया नाम पड़ा था 2025 के अंदर ही पड़ा था। इसका नाम क्या पड़ा था? वरुण सागर। फरवरी के अंदर लगभग पड़ा था। इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? वरुण सागर। तो आप दोनों लिख लेंगे, हिंदी वाले फोय सागर और वरुण सागर हिंदी में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले फोय सागर एंड वरुण सागर इंग्लिश में लिख लेंगे। है क्या? वो देख लेते हैं क्या बीमारी है ये भी अजमेर की एक फ्रेश वाटर लेक है। अजमेर लिखेंगे, फ्रेश वाटर लेक लिखेंगे, यानी कि मीठी झील लिखेंगे। ये बनाई किसने थी? ये बनाई थी एक इंजीनियर, अंग्रेजी इंजीनियर था। उसका नाम क्या है? फोय। इतना सस्पेंस है इस चीज़ में, है ना। तो फोय नाम के इंजीनियर ने किस चीज़ का निर्माण किया है? फोय सागर लेक का निर्माण किया है। और हम लोगों ने क्या किया कि अब हटाओ इन सब के क्रेडिट, नाम चेंज करके क्या कर दिया? वरुण सागर कर दिया। बाकी पड़े रहने देना चाहिए। वो क्या करके गए हैं, देखिए वो चीज़ें हम मिटा तो सकते नहीं, इतिहास को मिटा नहीं सकते, उनके जो द्वारा इम्पैक्ट डाले गए हैं वो भी नहीं मिटा सकते। किताबों में मिटा दो भले इतिहास, लेकिन उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी वजह से किस चीज़ का निर्माण हुआ है, किस चीज़ का विध्वंस हुआ है, वो सारी चीज़ों का क्रेडिट उन्हीं के पास होना चाहिए जिसने किया है। जिससे हमें हमारे इतिहास और हिस्ट्री के बारे में, सॉरी, इतिहास और कल्चर के बारे में पता रहे। उसको नाम चेंज कर देने से, छुपा लेने से क्या हो जाएगा? बच्चे को अधूरा ज्ञान और मिलेगा, या फिर उसको एक्स्ट्रा और पढ़ना पड़ेगा कि फोय सागर को वरुण सागर कहने लग गए। या वरुण सागर के लिए पूछ लेगा एग्जामिनर कि वरुण सागर झील का पुराना नाम क्या है? फोय सागर। और अगर पढ़े रहने दोगे तो तभी तो ये वो हिस्ट्री सीखेगा, वरना हिस्ट्री छुपाने से मतलब क्या सेंस है इस चीज़ का, मुझे नहीं समझ में आता। यार छोड़ो, हम सेंस समझने नहीं बैठे। निर्माण कब किया था? 1891 से लेके 91 तक। अब देखो ऐसी चीज़ें ना रटने मत बैठना। कुछ एक इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी झीलें जितनी भी मैंने पढ़ाई है ना, उनके जरूर देख लेना। ऐसे क्वेश्चन बने नहीं है, बनेंगे नहीं। और ऐसी जिलों के लिए तो बिल्कुल नहीं बनेंगे भाई। 1891 से बाद वो फोय सागर के लिए इतना पूछ ले कि जयपुर में है, अजमेर में, सीकर में है, या फिर है ना एमपी मध्य प्रदेश कहाँ पे है, वो चीज़ ही बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी चीज़ नहीं पूछेंगे। ये बनाई क्यों गई थी? ये झील का निर्माण की क्या जरूरत पड़ गई?
तो इस टाइम पे जब अंग्रेज थे, उस टाइम पे भी एक बार के लिए अकाल पड़ा था थोड़ा बहुत पानी का। तो उस अकाल से अकाल राहत लेने के लिए इस झील का निर्माण किया गया था। पेड़ पौधे, सॉरी, खेत वेत सूख गए थे, लोगों के खेत खलियान एकदम खाली हो गए थे। उस चीज से बचने के लिए, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करने के लिए क्या कराया गया, इस झील का निर्माण करवाया गया। भैया आप लिखो, इट इज सेकेंड फेमाइन रिलीफ लेक ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की दूसरी अकाल राहत झील है। पहली कौन सी है भाई, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आपको याद होगा, लास्ट क्लास में देखा था, राजसमंद नौ चौकी पाल वाली बात आज हमने रिवीजन में भी करी थी, तो वो वाली चीज़ है। और दूसरी बात, इसमें जल कौन सी नदी का लाया जाता है, तो बांडी नदी जो है ना, उसका उसका जल लेके आता है इसके अंदर। बांडी नदी से जल आपूर्ति, बांडी नदी से जल आपूर्ति, वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम बांडी रिवर, अजमेर वाली है ना। और क्या लिखेंगे, अब होता क्या, इसके अंदर जल का स्तर अगर बढ़ जाए ना, तो इसका जल जो है वो आना सागर झील के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। जल स्तर जल स्तर बढ़ने पर आना सागर झील में अतिरिक्त जल गिराया जाता है। its water is provided to Ana Sagar when water levels rise up in Foy Sagar। ये छोटी सी बात इस झील के बारे में है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, एक और झील की बात करते हैं इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मान सागर। मान सागर, मान सागर लेक कहाँ पे है, तो ये अजमेर के अंदर है। सॉरी, अजमेर नहीं, मैं क्या लिखवा रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा था, सॉरी। मान सागर जो झील है वो जयपुर के अंदर है, मान सागर लेक। लिखना स्टार्ट करेंगे। ये भी एक फ्रेश वाटर लेक है, मीठे पानी की झील है। कहाँ पे पाई जाती है, जयपुर सिटी के अंदर है। बनवाई किसने थी, बाई मान सिंह, 1610 ईस्वी में। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेंगे, 1610 ईस्वी के अंदर। और कौन सी नदी के ऊपर बनाई गई थी, अच्छा इससे पहले एक चीज और लिखना, बाई मान सिंह एंड कंप्लीटेड बाई सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह ने इसको कंप्लीट करवाया था, और निर्माण इसका मान सिंह ने करवाया गया, मान सिंह ने कराया था। एक गर्भावती करके पहले एक नदी थी, अब तो नहीं है इतनी कुछ खास, गर्भावती नदी के ऊपर बनाई। इसमें अब ज्यादातर वर्षा जल का ही पानी आता है, उसी से ही ये नदी ये झील जैसी भी है, जिंदा है भाई। तो क्या लिखेंगे, गर्भावती नदी के जल को मोड़कर मोड़कर इस झील का निर्माण करवाया गया था। या फिर रिवर करके लिख लो, गर्भावती नदी। आपको इतना सा तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना चाहिए अपने नोट्स, अगर थोड़े से संकीर्ण करना चाहते हो तो, है ना। फिर उसके बाद में भाई इसके बारे में एक चीज और लिख लो, या फिर डायग्राम में बना लेंगे अपन, छोड़ो। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं अरावली। ये हो गई भाई अरावली। ये आ रहा है वर्षा जल, जिसकी वजह से इस झील का निर्माण हुआ है मेनली। अब क्या है, इस झील के इस साइड में अरावली के ऊपर एक फोर्ट है भाई। आगे जब हम कल्चर में पढ़ेंगे, राजस्थान के जितने भी ये किले विले या फोर्ट है, उस फोर्ट में से एक फोर्ट का नाम क्या है, बहुत ही मैसी हो गया ना। उस फोर्ट का नाम क्या है, नाहरगढ़ फोर्ट। नाहरगढ़ फोर्ट।
भाई यहां से कनेक्शन है, इसके सहारे सहारे रोड निकलती है। इस जगह पे पड़ता है आमेर। आमेर का नाम सुना है क्या आपने? पहले जो जयपुर रियासत थी, ये आमेर रियासत ही थी भाई। आमेर रियासत बाद में फैल के ये जय सिंह के नाम पे जयपुर पड़ गया। खैर जो भी है वो हिस्ट्री में देखेंगे। इसके ही किनारे किनारे यहाँ पे एक मावठा करके एक और झील है भाई, छोटी, बड़ी झील नहीं है, मैं आपको यहीं पे लिखा दूंगा। झील का नाम क्या है? मावठा झील। ये झील है भाई। आमेर शहर या आमेर रियासत, जो मेन रियासत है ना, जहाँ पे आमेर का किला बनाया हुआ है, वो यहाँ पे। और इसके पास में क्या है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ ये इसके सहारे सहारे क्या बनाया हुआ है? ये हमारी कौन सी झील? मानसागर। अब इस मानसागर झील के अंदर एक बढ़िया सा पैलेस है। उस पैलेस का नाम क्या है? H2। जल महल नाम है भाई पैलेस का, H2 नाम नहीं है। और ये जल महल किसने बनवाया था? ये सवाई जय सिंह ने ही बनवाया था भाई। सवाई जय सिंह, ये जय सिंह ने बनवाया था, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है? क्यों बनाया गया था? अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ के पंडितों के ठहरने के लिए भाई। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है कि राजा जो होता है वो यज्ञ करवाता है। उस टाइम पे क्या होता है, एक अश्व को छोड़ दिया जाता है प्रजा के अंदर, जो कोई भी उसको पकड़ के लेके आ जाता है उसके साथ में राजा युद्ध करता है। युद्ध करने के बाद में अगर युद्ध में राजा हार गया तो इसका मतलब राजा को अपनी प्रजा सॉरी अपना पूरा साम्राज्य छोड़ना पड़ेगा। एक ये इसीलिए जाता था कि भाई चैलेंज किया जा रहा है आपको कि राजा का जो भी घोड़ा पकड़ेगा। तो ये चीज़ हम इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो हिस्ट्री के अंदर देखेंगे। बाकी ये जल महल का निर्माण क्यों, आप इसके लिए आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? फॉर, मतलब ये अश्वमेध यज्ञ वाली बात इंग्लिश में लिख लो आप भले ही। आप वैसे जानते तो ही हो, मैं आपको इंग्लिश में भी लिखवा सकता हूँ। फॉर द स्टे ऑफ, स्टे STAY वाला स्टे, स्टे ऑफ प्रीस्ट्स, स्टे ऑफ प्रीस्ट्स ऑफ अश्वमेघ यज्ञ, है ना, यज्ञ। चाहो तो लिख लो, वरना हिंदी में ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सहारे से एक नदी का उद्गम होता है, इस मान सागर से ही एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम क्या है? हमने पढ़ लिया है, द्रव्यवती। द्रव्यवती नदी कह लो या फिर अमानिशा का नाला कह लो, एक ही बात है ना। हमने ऐसी कोई चीज पढ़ी थी क्या भूतकाल में? अमानिशा का नाला। और इसी अमानिशा के नाले के किनारे किनारे या इसके सहारे क्या बसा हुआ है? जयपुर शहर बसा हुआ है, जयपुर सिटी। थोड़ा ढंग से बना लेना भाई। तो ये डायग्राम हो जाएगा हमारे पास में मान सागर का, जिसके अंदर जयपुर सिटी किसके सहारे सारे है? अमानी शाह के नाले के सारे सारे जयपुर सिटी बसी हुई है। और ये एक फैक्ट इसके बारे में भी लिख लो भाई, मावठा के बारे में। जो मावठा झील है ना, इसके अंदर केसर क्यारी बनी हुई है। केसर क्यारी का एक महल है, वो हम आगे देख लेंगे जब महल पढ़ेंगे तब। ये इसके अंदर बना हुआ भाई, मावठा के अंदर, मावठा झील के अंदर बीचों बीच एक केसर क्यारी बनी हुई है। ये सारी बातें किसके बारे में हो गई? ये बातें हो गई सारी की सारी मानसागर झील के बारे में। अब मानसागर झील के बारे में पढ़ने के बाद में एक झील और पढ़ लेते हैं। ऐसे झील ही झील हो गई आपके। एक झील और पढ़ लेते हैं भाई। इस झील का नाम क्या होएगा? इस झील का नाम है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील। 1857 की क्रांति के अंदर एक राजा का नाम आएगा, सिलीसेड लेक।
अलवर का एक राजा है जिसका नाम है विनय सिंह, उसका नाम आगे भी आएगा, हम तब देख लेंगे वहां पे। उसने इस झील का निर्माण करवाया था अपनी वाइफ की याद में, जिसका नाम था शीला। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, फ्रेश वाटर लेक है भाई ये, अलवर के अंदर है ये। और इसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने, बाई किंग विनय सिंह, इन मेमोरी ऑफ, आगे लिखना इन मेमोरी ऑफ हिज, इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन शीला, शीला की याद में। शीला, सॉरी क्या हिंदी में क्या लिखेंगे? निर्माण किसके द्वारा? विनय सिंह द्वारा, अपनी पत्नी शीला की याद में, या अपनी रानी लिख लो, कुछ भी लिख लो। फिर नेक्स्ट बात क्या है, देखो एक ना उड़ीसा के अंदर एक नंदन कानन है। नंदन कानन क्या होता है? कानन किसको कहते हैं? जंगल को कहते हैं। तो ये जंगल से ऐसी सी एक संरचना है, वो काफी पहाड़ियों से घिरा हुआ जंगल है भाई, बढ़िया से, है ना। और उसके अंदर बढ़िया से झीले वीले भी है, और ऐसे पेड़ पौधे भी उग रखे हैं। तो ये गुलाबी पेड़ पौधे, मतलब जो भी है, ये नंदन कानन है। मेनली कहाँ पे पड़ता है? ये उड़ीसा के अंदर पड़ता है। राजस्थान के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस झील को उससे कंपेयर कर दिया, उससे कंपेयर कर दिया, तो इसका नाम पटक दिया। इसका नाम क्या पटक दिया? राजस्थान का नंदन कानन। तो क्या लिखेंगे? इसे इसे राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं। राजस्थान का नंदन, ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंदन कानन कहते हैं। समझ में आई क्या बात? क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता ही दिया। चारों ब्रैकेट में लिख लो, चारों ओर पहाड़ियों से घिरे होने की वजह से। इट इज कॉल्ड एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान, इट इज कॉल्ड एज नंदन कानन ऑफ राजस्थान। और ये जो झील है ना, जैसे ये राजस्थान हो गया हमारा, राजस्थान के अंदर जयपुर आता है, यहाँ पे कहीं पे दिल्ली है, और यहाँ पे कहीं पे आगरा है। इन तीनों का मिला के एक कॉमर्शियल या फिर इकोनॉमिकल ट्राइंगल बनाया हुआ भाई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों प्लेस। तो इसको कहते हैं गोल्डन ट्राइंगल। ऐसे बहुत सारे गोल्डन ट्राइंगल्स हो सकते हैं अलग अलग पर्पज से। तो ये जो गोल्डन ट्राइंगल है ना, इसके कहीं बीच में ये झील पड़ती है। तो भाई एग्जामिनर के लिए ऐसे हो गया कि यार एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं ऐसा सही करके, तो उन्होंने पूछ लिया। नाम क्या है? आप क्या लिखेंगे? यह झील स्वर्णिम त्रिकोण या फिर गोल्डन ट्राइंगल लिखो आप, स्वर्णिम त्रिकोण या फिर गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आती है। दिस लेक इज इनसाइड द गोल्डन ट्राइंगल। अब गोल्डन ट्राइंगल है ना, वो लिख लो ब्रैकेट के अंदर। क्या लिखेंगे गोल्डन ट्राइंगल के लिए? जयपुर लिखेंगे, दिल्ली लिखेंगे, और आगरा। बस ऐसे याद रखना, आपसे कोई नहीं पूछेगा कि जयपुर दिल्ली या आगरा था, बस आपको ध्यान होना चाहिए थोड़ा सा। ये सारी बातें तो हमने लिख ली इसकी। अब इसके बाद में हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। कैसे है भैया ऐसे पहाड़ियों के ऊपर? देखो, ये अलवर की पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों के ऊपर इस झील का एकदम बढ़िया तरीके से निर्माण, यहाँ पे सीढ़ियाँ भी है बाकायदा। और ये झील हो गई हमारी, और इधर पड़ती है अरावली। क्या? देखो, मैंने कुछ नहीं किया है, बस आपको दिखा देता हूँ एक बार। अरावली, ऐसे ऐसे डायग्राम बनाना आपको भी। ये हो गई अरावली, और इसके अंदर ये भर दो पानी। अब ना इसके अंदर एक दो मछलियाँ दिखा दो, ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे। बाकी मेरा कोई ऐसे फालतू डायग्राम्स बनाने का पर्पज़ नहीं होता है। यहाँ पे मत्स्य पालन किया जाता है। मछुआरे जो यहाँ के लोकल है ना, मैंने आपको शायद एक क्लास में बताया भी था कि जीरो रेवेन्यू पॉलिसी करके एक गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। यहाँ पे जो भी मत्स्य पालन होता है ना, उसका सरकार 1 रुपया भी टैक्स नहीं लेती है। खैर, अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, बात बतानी थी। यहाँ पे एक तो मत्स्य पालन होता है, मत्स्य पालन, और साथ ही साथ में लोकल टूरिज्म भी होता है भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। लोकल टूरिज्म, स्थानीय भ्रमण या फिर पर्यटन, स्थानीय पर्यटन, ये दोनों चीज़ों के लिए ये फेमस है।
साथ ही साथ में इसके ऊपर एक साइड के अंदर कहाँ पे बनाऊँ मैं, यहाँ पे बना देते हैं भरथरी का एक तो मंदिर है और साथ ही साथ में गुफा है। आप क्या लिखेंगे? भर्तृहरि का मंदिर व गुफा, दोनों चीजें भाई। और यहाँ पे ना ये विनय सिंह ने ही एक महल बनाया था भाई, 6 मंजिला महल टोटल, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करके ये महल है भाई। इस महल के अंदर अलग अलग जगह पे ये महल बनाया था, काफी शानदार सुंदर है। आज की तारीख में भी ये महल है, लेकिन आज की तारीख में विनय सिंह नहीं रहता है इसके अंदर। इसके अंदर कंट्रोल है आरटीडीसी का, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका कंट्रोल है। ये गवर्नमेंट की कंपनी है। ये इसको चलाती है किस नाम से? होटल लेक पैलेस। छह मंजिला शाही महल, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? 6 स्टोरी, स्टोरी मंजिल को स्टोरी कहते हैं ना। 6 स्टोरी रॉयल पैलेस, 6 स्टोरी रॉयल पैलेस, ये इसके किनारे स्थित है। ये सारी कुछ बातें जो है ना, ये इसकी है। आप, मैं एक सेकंड के लिए हट जाता हूँ, आप देख लो भाई, ये डायग्राम बना लो इसके लिए सिली सेड के बारे में। फिर मैं आगे चलता हूँ। तो ये हो गया राजस्थान का, क्या हो गया, नंदन कानन। कितनी सुंदर सी मतलब ऐसे लोकेशन होगी, आप एक बार सर्च करके देखना सिली सेड के बारे में। ये सारी कुछ बातें हैं, हमने 3 4 एक झीलें पढ़ी हैं, और हम नेक्स्ट क्लास के अंदर झीलों को ख़त्म करने की पूरी पूरी ट्राई करेंगे। क्योंकि कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती है, वो मैं बाद में ही करवाता हूँ लास्ट के अंदर, ताकि ढंग से एक कंपाइलेशन बन जाए आपको। हो सकता है एक क्लास के बाद में एक छोटा सा 10 15 मिनट का सेशन और रह जाए झीलों के बारे में, लेकिन झीलें भाई यही है इंपॉर्टेंट। झीलें पुष्कर वगैरह हो गई, ये सिलीसेड वगैरह जो हमने आज कवर करी। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम कुछ एक झीलें और हैं इंपॉर्टेंट, वो कवर करेंगे, और साथ ही साथ में रिमेनिंग ये झीलों के जो भी लेक्स के फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे। भाई अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी प्रकार की तकलीफ है, कोई डाउट्स आ रहे हैं तो पूछो ना। आपके डाउट्स आते ही नहीं है, आप पढ़ते नहीं, मुझे तो ये बता दो खाली। डाउट्स आते हैं तो पूछा करो। आपके कोई पढ़ाई से रिलेटेड जो भी तकलीफें हैं, मेरे स्तर पे जितनी मुझसे पॉसिबल होगी, अपन सब मिलके सारा कुछ सोल्व करेंगे। टेलीग्राम का ग्रुप बना रखा है आपके लिए, द लिंचपिन अकेडमी करके। उसके ऊपर क्वेश्चन पूछिए, या तो फिर आपके जहाँ पे जचे वहाँ पे, पर आप पूछ लीजिए, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ जानना है तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ में। ठीक है, बाय बाय।